नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय ध्वज को त्याग का प्रतीक बताया था और आज ये कुछ और प्रतीक बनता जा रहा है। जिस तरह इस साल हर घर तिरंगा फहराने की बात हुई है, सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच में है कि हम तिरंगा फहराएंगे। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद में जिस तरह तय हुआ था कि तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी जब फहराया जाएगा तो सरकारी महकमों में, लाल किले पर और जो निजी संस्थाएं हैं वो लोगों को इकट्ठा कर और स्कूल में, बस यहाँ तक सीमित रखा गया था। मगर इस साल जिस तरह हर घर तिरंगा वाली जो बात आई है, कई राज्यों में, कई शहरों में, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको टारगेट दे दिया गया है कि आपको इतने लोगों के घरों पर तिरंगा फहराना ही है। ऐसी कई बातें बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तिरंगा फहराने से हम ज़्यादा देश प्रेम जताएंगे, हम ज़्यादा देश प्रेमी हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज वो देशभक्ति, शांति और एकता सिखाता है और ये तीनों चीज़ हमारे हिंदुस्तान में आज कहाँ पर है, उस पर भी सवाल उठता है। तिरंगा फहराना हर घर जिस तरह होगा, उसके लिए लोगों के पास में कितना नॉलेज है, क्या तिरंगे का सम्मान लोगों को पता है कि किस तरह करना चाहिए। कई बार हमने देखा है रोड पर तिरंगा पड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं, किसी भले इंसान की जब नज़र पड़ती है तो वो उसे उठाकर उसे सम्मान देता है। ऐसी घटनाएं हमने देखी है और अब हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। कैसे इसका सम्मान होगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है हरेंद्र सिंह दायमा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरेंद्र सिंह दायमा जी सरदार भवन ट्रस्ट के निदेशक हैं। 1974 से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराना सिखाना शुरू किया और अभी तक इन 58 सालों में उन्होंने 4 लाख से अधिक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रीय ध्वज का कैसे सम्मान किया जाए ये सिखाया है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं कपिल शाह, बहुत स्वागत है कपिल भाई। नमस्ते। सजीव खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, सजीव खेती के लिए खूब काम करते हैं और उसी के लिए उन्होंने बनाया जतन ट्रस्ट। वो जतन करते हैं सजीव खेती का और विनोबा भावे आश्रम में वो एक कार्यकर के तौर पर बरसों से सेवाएं दे रहे हैं। इन दोनों से आज हम तिरंगे के बारे में जानने वाले हैं, राष्ट्र ध्वज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल दायमा भाई आपसे, हर घर तिरंगा लहराने की जो ये बात है, क्या आपको लगता है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर एक व्यक्ति कर पाएगा? तिरंगा जो फहराएंगे तो सबके मन में, दिमाग में तिरंगा क्या है, ये तिरंगा कैसे बना, इसके पहले तिरंगा की जो स्थिति है 1906 से तक 1947 तक जो बदलाव आए हैं उनका भी नॉलेज सबको होना चाहिए जी। और ध्वज के लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, कई लोगों ने लाठियाँ भी खाई है। उनका इतिहास, हम बड़ौदा की बात करें तो अड़ास का गोलीबार जो हुआ उनकी बात उनको ध्यान में होनी चाहिए। अहमदाबादी पोल के पास कोठी पोल में जो राणा और पंचाल शहीद हुए 42 में जुबिली गार्डन के पास, तो वो भी शहीदी सबको दिमाग में होनी चाहिए। यानी तिरंगा फहराना बहुत अच्छी बात है, उनको छूना सिर्फ वो भी बड़ी बात है। कई लोग ऐसे हैं कभी भी उन्होंने राष्ट्र ध्वज को छुआ भी नहीं है। अगर कोई छुएगा तो उनके दिमाग में राष्ट्र प्रेम जरूर आ सकता है। हर घर घर तिरंगा हम फहराने की बात है तो सबसे पहले हम कैसे लहराएंगे, उनका जो कलर है तो उनका नियम है फ्लैग कोड में भारत सरकार का कि केसरी कलर का जो हिस्सा है ये ऊपर होना चाहिए और हरा कलर है वो नीचे होना चाहिए। बीच में जो अशोक चक्र है, कई दफ़ा कई लोग एक ही तरफ उनका छपाई काम होता है तो गलत है। दोनों ओर राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र दोनों ओर दिखना चाहिए।
अगर नहीं है तो फ्लैग कोड के हिसाब से इसमें 3 साल की सजा की प्रावधान है। तो हमें ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई उनकी गलती से गलत तरीके से फहराएगा तो ये भी जो कानून है वो लागू हो सकता है। घर घर तिरंगा फहराने की जो बात है, तो हम कैसे फहराएंगे, कौन सी जगह पर फहराएंगे, फहराने के बाद क्या करेंगे, उनको कब उतारना है। हम चढ़ाए तो सही ढंग से चढ़ाएंगे, लेकिन उनको ध्वजारोहण के बाद हम उनको जो उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे, उनकी विधि भी होनी चाहिए। कम से कम जो लोग हैं ध्वज को बांध कर रख देंगे ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जब ध्वज को प्रदर्शित करेगा तो उनको सैल्यूट देनी चाहिए, और इसी तरह से ध्वज को वहाँ फहराएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फहराने के बाद अगर वो 15 अगस्त के बाद उस झंडे का वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उतारेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उनका मान सम्मान बढ़े, इसके लिए भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। वरना हम ध्वज की बात करते हैं, लेकिन ध्वज की गरिमा अगर हम नहीं संभाल सकते तो वो गलत होगा। आप इतने सालों से लोगों को सिखा रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि 4 लाख से अधिक लोगों को आपने सिखाया है राष्ट्रध्वज फहराना। आप अभी भी स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने जो बताई वो सबको पता है, वो उसका सम्मान सही तरीके से कर पाएंगे घर में तिरंगा फहरा कर? हम सभी स्कूल में जाते हैं, NSS कैंप में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कई संस्थाओं में जाते हैं, तो किसी को राष्ट्रगान जन गण मन ठीक से नहीं आता। इतने 75 इयर्स हो जाने के बाद भी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर है कि जन गण मन जो गाने की प्रक्रिया है वो भी ठीक ढंग से उनका प्रोनाउंस उच्चार वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला हम करते हैं कि उनको राष्ट्रगान कैसे अच्छी तरह से गाना चाहिए वो हम सिखाते हैं। वो तरंगा बोलते हैं, बंगा बोलते हैं, सिंध बोलते हैं तो गलत है। वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी वर्ड्स है ही नहीं, जलधि है, तरंग है, तरंगा है, बंग है, ये 5 प्रोनाउंस जो उच्चार है वो हम उनको सिखाते हैं। और इसी तरह से बच्चे 1 घंटे में तो ये राष्ट्रगान सीख जाते हैं। और जो नियम है वो किसी को पता नहीं है कि हमें कब फहराना है। अगर बारिश आए तो हमें क्या करना है, वो ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए, पानी में नहीं पड़ना चाहिए, वो खराब ना हो, कुचला हुआ ना हो, मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, तो ऐसा ध्वज हम नहीं फहरा सकते। अगर कोई फहराता है तो फ्लैग कोड के मुताबिक उनको कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। ये जो नियम है वो हम सबको बताते हैं। हमारे देश में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको पता नहीं है कि जो कुछ खाया है उस कचरे को डाले कहाँ, तो राष्ट्रध्वज को कैसे सम्मान दिया जाए उसके बारे में तो बहुत दूर की बात है कि उनको वो नॉलेज होगा। क्योंकि हम देश प्रेम को अगर सिर्फ राष्ट्रध्वज के साथ में जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत देर के बाद आपको समझ आएगा या सीखने की नौबत आएगी। पहले राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की जो छोटी छोटी बातें हैं अगर वो सीख जाएंगे तो वो तिरंगा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपिल भाई, जैसे हम सब जानते हैं, हमने बचपन से देखा है कि तिरंगा हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो खादी में ही बना है और खादी में ही आज तक बनता आया है। अब ये जो बदलाव है जिसमें ऐसा पॉलिएस्टर में भी बनाने को कह दिया गया, किसी भी कपड़े में या किसी भी मटेरियल में, जब प्लास्टिक का बनता था तभी भी विरोध हुआ था, अब तो खादी भूल ही जाएंगे। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? गायत्री बहन, आपने ठीक से बताया, ये एक चिंता का विषय जरूर रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार का कॉल देते हैं तो वो एक प्रकार से वाजिब है। एक सरकार से लोकशाही में, जनतंत्र में बनी हुई सरकार है और उसके सबसे बड़े पोजीशन वाले लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो एक सिंबॉलिज़्म ज़रूर है, मगर सिंबॉलिज़्म की आवश्यकता है, हर देश में रहती है। मैं एक बार फिलीपाइंस गया था तो वहाँ पे दिन में 2 बार राष्ट्रगान होता है। सारा बाज़ार उस समय 2-3 मिनट के लिए थम जाता है और तो सिंबॉलिज़्म ज़रूर है। और इस सिंबॉलिज़्म इन दिनों में अभी ये बात करते करते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इसका सम्मान, इसको प्रति प्यार है, भक्ति है, गौरव है, भारतवासी होने का गौरव है। हम ज़रूर इसका सम्मान करें
और मगर फ्लैग कोड में जो बदलाव आया, आपने ठीक से बताया, जब तक ये फ्लैग कोड तब तय किया गया था तब उसमें इसके पीछे कुछ भावनाएं थी, इसके कलर के साथ, इसके नाप के साथ, अशोक चक्र के साथ, उन चीज के 3 पट्टों के साथ। हर देश का कुछ न कुछ फ्लैग कोड बनता है और आप देखेंगे कि हर देश का एक अलग अलग है, उसमें जो वैविध्य है उस देश की कोई न कोई प्रकार की विविधता को, उसकी सोच को, उसके मूल्यों को वो उजागर करता है। इसमें खादी का कपड़ा था। खादी इस देश में हम जानते हैं कि कैसे गांधी और अन्य कार्यकर्ताओं ने उस गंगा माँ से लेकर जिन्होंने चरखे चलाए, तो हमारी परंपराओं का भी एक प्रतीक था कि ग्रामोद्योग वाला, कृषि आधारित, हर को रोजगार देने वाला, सम्मान करने वाला व्यवसाय। सेंट्रलाइजेशन नहीं था, विकेंद्रीकरण था उस कपड़े के साथ। हजारों लाखों लोगों को उसने अभियान में, स्वतंत्रता के अभियान में जोड़ा। तो उस कपड़े के टेक्सचर को बदलना, वो सिर्फ सस्ता पड़ेगा या नहीं, जल्दी प्रोडक्शन होगा या नहीं, उन मापदंडों से उसका हिस्ट्री के साथ संबंध नहीं बनता है तो वो ठीक नहीं है। तो वो एक सामाजिक आर्थिक संदर्भ था टेक्सचर का, कपड़े की क्वालिटी का, जैसे कलर का भी है, नाप का भी है। वो चिंता का विषय बनता है कि इस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं, क्यों, और बदल के क्या ले आए? पॉलिएस्टर, जो अपने आप में एक प्लास्टिक है जी। और आज आप देखें पर्यावरण और स्वास्थ्य के संदर्भ में दुनिया भर में प्लास्टिक के पीछे तो लोग पड़े हुए हैं, कहते हैं कि ये डब्बा नहीं चलेगा, माइक्रो प्लास्टिक हर समंदर में है, हर पानी में है, पीने के पानी में है। तो क्या हम उसी प्रकार की प्रदूषणकारी चीज को राष्ट्रीय गरिमा के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्यों? और इस देश में जिसने खादी को इस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और अब पर्यावरणीय संदर्भ जोड़ दिया, मैं कहता हूं खादी दुनिया का आज का पर्यावरणीय जो इतने भी संकट है उसको देखते हुए सबसे अच्छा कपड़ा है। वो राष्ट्रध्वज में हो, अपने पहने में हो, क्यों न हम ये सिंथेटिक फाइबर से निकल के अपने कपड़े की पूरी व्यवस्था को न बनाए? बहुत आवश्यक है, मगर सरकार ने ये कर दिया, क्या चाहती है पता नहीं। साथ साथ में इस फ्लैग कोड से जो बदल के आता है, मैं देख रहा था कर्नाटक में एक खादी संस्था है जहां लाखों की संख्या में फ्लैग तैयार होते हैं। करीब 1200 से 2000 महिलाएं काम करती है। अब इस बार इतने सस्ते और शायद इंपोर्ट होने वाले या मिलों में बनने वाले ये पॉलिएस्टर सूरत में बनेंगे, हाँ। बड़ी संख्या में वहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर किस कॉस्ट के ऊपर मिलेगा? वो खादी संस्था वालों ने तो प्रधानमंत्री को लिखा है कि हमारी महिलाओं के रोजगार का सवाल आ गया। तो क्या आप रोजगार के उस डिसेंट्रलाइज व्यवस्था को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं? पर्यावरणीय उस प्रकार के कपड़े को, पर्यावरण और प्रदूषणकारी चीज, हम फ्लैग को गंदा नहीं करते। दाइमा भाई ने बताया कि हम प्लास्टिक में गंदगी नहीं देखते जी। प्लास्टिक कितना ही कलरफुल हो, मगर वो प्लास्टिक अपने आप में टेक्सचर से गंदगी नहीं है, वो पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं है क्या? तो ये मुझे लगता है कि ये सरकार ने ठीक नहीं किया है। अगर पहले से प्लान कर दिया होता, क्योंकि फ्लैग कोड तो 30 दिसंबर को, करीब 7-8 महीने पहले, तो क्या हम 20 करोड़ या जितने भी चाहिए उतने डिसेंट्रलाइज व्यवस्था में और कुछ संस्थाओं को भी उस प्रकार की इजाज़त देते हुए, सुपरवाइज करते हुए हम कर सकते थे ना। 20 करोड़ फ्लैग तैयार करना खादी संस्थाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनको सही समय दिया गया हो। और इसके लिए जल्दबाजी में, क्योंकि इतने जल्दी में तैयार नहीं होगा, ऐसा करके आप फ्लैग कोड को बदल दो, चिंता का विषय है। आज तो उसको टेक्सचर बदला गया है, कलर बदला जाए तो, कल उसका नाप बदला जाए तो, कल उसका आकार बदला जाए तो चिंता का विषय बनता है। तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पूरे इस अभियान को और प्रधानमंत्री के कॉल को रिस्पेक्ट करते हुए, आप जब आए तो आपने कहा मैं तिरंगा लाया हूं, और आपने कहा कि ऑर्गेनिक मटेरियल से ये बना हुआ तिरंगा है, तो कैसे बना है ये? इस तिरंगे को सम्मान करते हुए हमने देखा कि आज के संदर्भ में अगर तिरंगे और देश प्रेम की बात करनी है तो जैविक की बात होनी चाहिए। जो आज के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में जाइए, ये यूरिया का इस्तेमाल ना हो, बहुत सरकारी सब्सिडी इस्तेमाल करता है, विदेश से लाना पड़ता है, आत्मनिर्भरता के खिलाफ है इतना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना, ज़मीन को बर्बाद करता है, पानी को बर्बाद करता है, वातावरण को नुकसान करता है।
तो जो ऑर्गेनिक की बात है, तो आज के संदर्भ में कपड़ा क्यों न ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की जाए। तो हमने इस तिरंगे को करीब 10 साल पहले तैयार करवाया। हम चाहते थे कि देश का कपड़ा भी बीटी कॉटन, जो मोंसेंटो मल्टीनेशनल कंपनी की टेक्नोलॉजी से जो कपड़ा तैयार होता है, वो वाला भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई एक प्रकार से कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। आज की मोंसेंटो और पेप्सी के खिलाफ हमने जितनी भी लड़ाई की, तो हमने सोचा कि क्यों हमारा कपड़ा मोंसेंटो से भी, आज जितना भी देश में बीटी कॉटन होता है मोंसेंटो की टेक्नोलॉजी से होता है, हम उससे भी मुक्त कर दिया हमने। तो खेती में भी जैविक, बीजों में भी मोंसेंटो से मुक्त, और ऐसा कपड़ा हमने उस समय के प्रधानमंत्री को भी दिया था। कहा था कि आप जीएम टेक्नोलॉजी मत लाइए, क्योंकि उसके साथ मूल्य जुड़े हुए हैं। तो ये इस परिभाषा को, इस परिकल्पना को, उस मूल्य को आज के संदर्भ में अगर आप उठाएंगे तो वो ऑर्गेनिक ध्वज की तरफ चले जाएंगे, नहीं कि पॉलिएस्टर के ध्वज की तरफ। उसी प्रकार से हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो सिर्फ सिंबल नहीं है, कर्तृत्व में भी है, एक्शन में भी है। तो उसको मैंने सोचा कि पूरी जनता को ये ध्यान में आए कि आज ये भी एक सोच है तिरंगा को सलाम करने की। जी जी, तिरंगे को सलाम करने की, देश प्रेम जताने की, देश को प्यार करने की बहुत सारी रीत है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तिरंगा, मैं मानती हूँ ये सिंबॉलिक है और होना भी चाहिए। अगर हम इस देश के बाशिंदे हैं, तिरंगा फहराने के लिए राष्ट्रगान के वक्त हमें खड़ा होना है। ये सारी चीज़ें हम तो सीखे हैं, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी हमें सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मगर साथ साथ में दूसरी बातें, दूसरे जो हमारे हिंदुस्तान के जो मूल्य है, जिसे हम राष्ट्र प्रेम कहते हैं, जिसे हम देश प्रेम कहते हैं। मैं यहाँ एक वाकया शेयर करना चाहूँगी जो मुझे झकझोर कर रख दिया था। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है, मगर उस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया। कुछ ही दिन पहले मांजलपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था, और वो वीडियो किसी ने मुझे मेल भी किया था। वो वीडियो में ये था कि किसी सोसाइटी में पार्किंग का मसला था। पार्किंग के मसले पर दोनों के बीच बोलाचाली हो रही थी, तू मैं हो रही थी, और अचानक एक बंदा आता है, उसके हाथ में बेल्ट है, और जो बंदे के साथ में झगड़ा हो रहा था उसको वो मारने लगता है, और इतना बुरी तरीके से मारा, बेल्ट से। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम आपस में तो एक हो जाए, फिर किसी से लड़ लेंगे। अगर हम पड़ोसी से झगड़े की बात करते हैं, पड़ोसी देश की मैं बात कर रही हूँ, पड़ोसी देश के साथ मन मुटाव की, झगड़े की हम बात करते हैं, युद्ध की हम बात करते हैं, वो बाद में होगा। हम आपस में तो एक हो जाए, उसकी ज़रूरत है। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं, बहुत दुख पहुंचता है, और तब मुझे ख्याल आता है कि कभी आप गलती करें, राष्ट्रगान के वक्त खड़े ना हो तो चलेगा, आप किसी को मारे नहीं। सबसे बड़ा देश प्रेम वो है। कोशिश करें कि राष्ट्र प्रेम इस तरह से जताएं, बिजली बचाएं, पर्यावरण बचाएं, ये सब ज़रूरी है देश प्रेम के लिए।